हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें हम डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस कवर करेंगे। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखिएगा, जैसे है ये फॉरेन सर्विस है और एक ये डेपुटेशन है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक डेपुटेशन होता है और एक फॉरेन सर्विस होता है। दोनों का केस समझिएगा अलग अलग क्या होता है। इसमें फॉरेन सर्विस में क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है विद गवर्नमेंट की परमिशन से ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के यहाँ पर जाकर काम करता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट अब गवर्नमेंट की परमिशन लेकर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के पास जाकर काम करता है। जैसे कोई ऑटोनोमस बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू वगैरह, तो उसे जो फॉरेन सर्विस बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो पैसा जो आता है, इसमें वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आता किसी भी तरीके के, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो, चाहे यूटी हो, या फिर इंडिया हो, उससे पैसा इसका नहीं आता। लेकिन डेपुटेशन जो होता है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल से तो जाता ही है, बट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जाता है। और पैसा जो है उस समय उसे मतलब जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी से मिलता है। ठीक है, मतलब संचित निधि जो होती है भारत की या फिर किसी भी स्टेट की या किसी भी यूटी की, वहाँ से उसे पैसा दिया जाता है। तो वो जो डेपुटेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पर जाएगा, मतलब अपना डिपार्टमेंट छोड़कर किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाएगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन पहले ही तय हो जाती हैं कि क्या क्या उसकी कंडीशन रहेंगी। जैसे कि उसकी मतलब जो प्री कंडीशन है, जो भी उसका पे वगैरह रहेगा। ठीक है, प्री कंडीशन है, या फिर मान लीजिए उसका पेंशन है, पेंशन क्या कटेगी, ये सब चीज़ें, या फिर ट्रांसपेरेंसी पूरी की कितने दिन रहेगा, ये सब भी टाइमलाइन जैसे है, सैलरी फिक्सेशन वगैरह, और कौन सैलरी देगा, ये सब कंडीशंस होते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो सब पहले ही तय हो जाती हैं। ठीक है, और इनमें किस तरीके से ये तय होती हैं तो वो हम इसमें बात करेंगे, वो किस तरीके से कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ में आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी कब होती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ स्टार्टिंग इसकी कब होती है। स्टार्ट कब होता है, मतलब ये डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस जो है स्टार्ट कब होता है, तो जिस दिन जो है जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जिस दिन जो है उसका पेरेंट डिपार्टमेंट से रिलीव हो जाएगा, उसी दिन से रिलीव होकर, और जो वो जिस भी जो मतलब डेपुटेशन वाला जो डिपार्टमेंट है या जो फॉरेन सर्विस वाला डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ जैसे ही रिलीव होकर वहाँ चलेगा, मतलब रिलीव होकर वो सर्विस इसकी जो है शुरू हो जाएगी, डेपुटेशन वाली। ठीक है, और सर्विस इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। और जिस दिन जो है इस डिपार्टमेंट से, डेपुटेशन वाले डिपार्टमेंट से आकर ये वाला डिपार्टमेंट ज्वाइन जिस दिन कर लेगा, उस दिन जो है ये सर्विस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब इसमें रहता है, और ये इसका एक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, हालांकि यहाँ से जो है पूरा टाइम पीरियड है वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अगर वो लीव पर है, पहले भी छुट्टी पर गया हुआ है, अपने घर पर है। ठीक है, एग्जाम्पल मानिए गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी लेकर अपने घर पर गया हुआ है, लेकिन उसको जो है उसी बीच में उसके ऑफिस से ऑर्डर निकल जाता है, डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर निकल गया कि आपको जो है डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है, या आपको जो है किसी और डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर या फॉरेन सर्विस में भेजा जा रहा है। तो जिस दिन वो ऑर्डर निकला है, डेट ऑफ इश्यू ऑर्डर, उसी दिन से फॉरेन सर्विस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है, अब इसके बारे में यह है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जब वो डेपुटेशन पर जाएगा, तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो मतलब दूसरा होता है डेपुटेशन पर। ऐसे ही जब वो फॉरेन सर्विस पे जाता है, उसका डिपार्टमेंट जो है फॉरेन सर्विस में भी दूसरा होता है। ठीक है, तो अपनी जो है उसकी पेंशन या लीव जो भी है उसकी जो है उनको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, पे करता है अपने डिपार्टमेंट को, या फिर उसका जो एम्प्लॉयर है जिस डिपार्टमेंट में वो गया है वो पे करता है पेरेंट डिपार्टमेंट को, जिससे उस जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है जिसमें वो पहले काम करता था, उसमें उसकी पेंशन जो है वो, और उसकी जो लीव सैलरी है वो उसकी बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है, तो इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पर देखिएगा। जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन होता है, छुट्टी का वेतन का जो अंशदान होता है, उसकी क्या परसेंटेज है, उसकी है 11% ऑफ बेसिक पे। इसमें दो कंडीशंस आती हैं, देखिए इसमें दो कंडीशंस इसमें आती हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर इसके लिए पे कर रहा है पेरेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो गया है फॉरेन सर्विस में, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा अगर पेरेंट डिपार्टमेंट को पे किया जा रहा है, तो बेसिक पे का 11%, ठीक है, बेसिक पे का 11% पे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर के द्वारा पे नहीं किया जा रहा है, जो एम्प्लॉय जो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो गया है एम्प्लॉय, वो अगर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को पे कर रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है 11% तो होगा। ठीक है, ये 11% ही रहेगा, लेकिन ये नेट पे का रहेगा, नेट पे का। ठीक है, और नेट पे कैसे निकाला जाता है, जो पेंशन या लीव कॉन्ट्रीब्यूशन कटने के बाद जो नेट पे बचता है वो उसका। ठीक है, तो ये नेट पे का 11% एम्प्लॉय अगर पे करेगा तो उस कंडीशन में, लेकिन अगर एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है तो बेसिक पे का 11% रहेगा। ठीक है, इसे आप याद रखें। इसके अलावा
इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखते हैं हम इसका, वैसे तो इसके फॉर्मूले भी होते हैं निकालने के लिए, जैसे कर्मचारी इसमें जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपना अंशदान मतलब कैसे करता है, हालांकि फॉर्मूले वगैरह आते नहीं हैं इतने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन की। पेंशन कंट्रीब्यूशन में क्या है, पेंशन कंट्रीब्यूशन देखिए, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन जो होती है वो जो है पेरेंट डिपार्टमेंट का जो उसको सैलरी स्ट्रक्चर जिस सेल में वो सैलरी पा रहा है, जिस पे मैट्रिक्स के हिसाब से, उसी के आधार पर पेंशन की कैलकुलेशन जो है काउंट की जाती है। और अगर मान लीजिए इसके लिए कोई परफॉर्मा प्रमोशन मिल गया, ठीक है, परफॉर्मा प्रमोशन अगर इसे मिल गया, मतलब ये है परफॉर्मा प्रमोशन का, ये डिप्यूटेशन वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और इसे जो है परफॉर्मा मतलब पेरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल गया, या फिर इसके लिए एमएससीपी मिल गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसको जो जो उसका लेवल जो हुआ है, इसका मतलब नई ऊंची वाली पोस्ट का जो उसका लेवल है सैलरी का, उस पर जो काउंट किया जाएगा फिर, ठीक है। ये मतलब पेंशन। अब इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, एक होता है पेंशन में ओपीएस और एक होता है क्या, एक होता है एनपीएस, मतलब एक है ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है न्यू पेंशन स्कीम। अब दोनों के लिए रेट अलग अलग हैं कि वो कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा। मतलब अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और ओल्ड पेंशन वाला, मतलब ओल्ड पेंशन गवर्निंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी डेपुटेशन हुआ है, मतलब वो फॉरेन अलाउंस फॉरेन सर्विस में गया है, या फिर एक वो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो न्यू पेंशन स्कीम से गवर्न है और वो फॉरेन सर्विस में गया है, तो वो किस तरीके से पेंशन कंट्रीब्यूशन अपने डिपार्टमेंट के लिए भेजेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे बेसिक पे का यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिक प्लस डीए का 18%, ठीक है, बेसिक प्लस डी का 18%। तो इस कंडीशन में इसमें दो, यहाँ पर जो आप 18% वैसे याद रखिएगा, लेकिन इसमें भी जो है दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ाकर लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आती हैं इसमें भी। अगर जैसे इसमें तो है जैसे 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी वो 31 मार्च 2019 तक, 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक जो है बेसिक पे का 40% पे, बेसिक पे का 14% उसका डेपुटेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में बेसिक पे का 14% प्लस डीए जो है मतलब पे करेगा अपने जो पेरेंट ऑफिस है उसके लिए, तब उसकी जो पेंशन का जो बेनिफिट है वो पेरेंट डिपार्टमेंट से मिल सकेगा, ठीक है। और इसके बाद में जो है, जैसे इसके बाद में मतलब 1 अप्रैल 1/4/2019 से 19 से जो है 18%, ठीक है। तो आप 18% इस केस में याद रखिएगा। वैसे हम बात करें न्यू पेंशन, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, या 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये रहता है कि जैसे ये कंडीशन ये वाली लगती है कि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक उनको डेपुटेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो शेयर रहेगा वो रहेगा 10% और गवर्नमेंट का जो शेयर रहेगा वो रहेगा 10%, ठीक है। 10% तो रहेगा उसका शेयर, प्लस जो है ग्रेचुटी के लिए बैकअप होगा 14%, तो ये 14% टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 24%, आप याद रखेंगे 24%। और सेम कंडीशन इसके लिए 1/4/2019 के बाद का अगर हम बात करें, तो इसमें जो है सेम एम्प्लॉय का जो रहेगा वो रहेगा 10%, और जो एम्प्लॉयर है मतलब गवर्नमेंट जो है उसका रहेगा कितना, एम्प्लॉयर का मतलब जहाँ गया है वो फॉरेन में, फॉरेन सर्विस में, तो उस कंडीशन में उसका कितना, वो कितना पे करेगा, तो वो करेगा 18%। तो इस कंडीशन में यहाँ बनता है 28%, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है डिटेल में दिया जाता है। और वैसे आप याद रखते हैं एनपीएस के लिए 28% याद रख सकते हैं यहाँ से, और इसके ओपीएस के लिए 18%, ठीक है। इसको शॉर्ट तरीके से यहाँ से याद रख सकते हैं। अब इसमें जो है क्या होता है, एक सीआरए रिटैगिंग होती है। जैसे सीआरए रिटैगिंग का मतलब है एक प्रोसेस है कि जब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग जो एजेंसी है उसके सिस्टम में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपना जो प्रान है, जो पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसको जो फॉरेन ऑफिस में लिंक कर दिया जाता है, ताकि जो है डायरेक्ट जो वहाँ से पैसा कट सके, ठीक है। तो ये सब इसमें रहता है। टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, देखिएगा। टाइम पीरियड में जनरल पीरियड कितना होता है, 5 साल का होता है। मतलब जब गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पर जाता है तो उसका जनरल जो पीरियड है वो 5 साल का होता है, लेकिन उसे एक्सटेंशन किया जाता है 6ठी साल के लिए, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की परमिशन से किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको जो 7वीं साल के लिए जब उसे एक्सटेंड किया जाएगा, कि फॉरेन डिपार्टमेंट चाहता है कि उसको मैं 7वीं साल के लिए भी एक्सटेंड करा लूँ, तो दोनों डिपार्टमेंट की सहमति तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इसके साथ में मिनिस्टर्स की अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट और ओवर स्टेल, मतलब जैसे उसका डेपुटेशन खत्म हो गया, 5वीं साल में खत्म हो गया या फिर 6ठी साल में खत्म हो गया, फिर भी वो मान लीजिए वहाँ रुका हुआ, तो उसके खिलाफ पेनल्टी लग सकती है, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलेगी। और जितने टाइम वो रुका है उस टाइम के लिए ना तो इंक्रीमेंट से, मतलब इंक्रीमेंट के लिए वो टाइम जो है काउंट नहीं होगा, और पेंशन बेनिफिट के लिए भी वो टाइम जो है काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए ये बढ़ाना है, ये टाइम पीरियड जब बढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए जो है
जब ये डेपुटेशन ख़त्म हो रहा होगा तो बिफोर 6 मंथ जो है फाइल डीओपीटी को भेजनी होगी। ठीक है, डीओपीटी को भेजनी होगी। लेकिन कोई ऐसा केस है कि जिसमें यूपीएससी की एडवाइस जरूरी है तो बिफोर 2 मंथ, डेपुटेशन खत्म होने की बात हो रही है, डेपुटेशन खत्म होने से 2 महीने पहले, 2 मंथ पहले जो है फाइल यूपीएससी को भेजनी होगी। ठीक है, यूपीएससी को जो है फाइल 2 महीने पहले जो है भेजनी होती है, अगर मंजूरी यूपीएससी की भी चाहिए और अगर डीओपीटी की भी चाहिए तो 6 महीने पहले ही प्रोसेस कर लिया जाता है। ये आप याद रखेंगे टाइम पीरियड, कि जब भी एक्सटेंशन कराना होता है तो 6 महीने पहले ही फाइल स्टार्ट हो जाता है, उसका एक्सटेंशन मतलब उसका जो है एक्सटेंशन कराने के लिए प्रोसेस शुरू किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कि जैसे इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल ये है कि जैसे अगर रिलीव आपके लिए, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रिलीव कर दिया गया तो उसे जो है वो ऑफिस छोड़ना ही पड़ता है और अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं कूलिंग पीरियड के बारे में। कूलिंग पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कूलिंग पीरियड में इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि फॉर जेएस एंड बिलो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें 3 साल होता है। ठीक, कूलिंग पीरियड। लेकिन कूलिंग पीरियड होता क्या है, देखिए कूलिंग पीरियड क्या होता है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है फॉरेन सर्विस पे जाता है। ठीक है, फॉरेन सर्विस से लौटकर जो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आता है तो पेरेंट डिपार्टमेंट में कम से कम इतने साल जो है रुकना होगा, इसके बाद फिर दोबारा जो है फॉरेन सर्विस पर जा सकता है। ठीक है, तो कूलिंग पीरियड का मतलब है एक तरीके से रेस्ट लेना है अपने डिपार्टमेंट में इतने समय के लिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, मैंडेटरी है ये, कम से इतने समय के लिए। ठीक है, तो कूलिंग पीरियड आप समझ गए। तो जेएस एंड बिलो के लिए जो है 3 ईयर्स है और एडिशनल सेक्रेटरी और अपर के लिए 1 साल का कूलिंग पीरियड होता है। ठीक है, वहीं अगर मिनिस्टर का कोई स्टाफ है तो उसके लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स का होता है और उसके बाद में जो है जो भी ऑफिसर है उसे अपने पेरेंट कैडर में जाना होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है उसका मान लीजिए उसके जो पीएस या ओएसडी वगैरह उसके जो होते हैं उनके लिए जो है मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड रहता है। उसके बाद जो उसे अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया 6 मंथ पहले फाइल डीओपीटी को, 2 मंथ पहले इसके लिए। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है डेपुटेशन अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। डेपुटेशन अलाउंसेस देखिए इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर मान लीजिए डेपुटेशन सेम सिटी में हुआ है या फिर अदर सिटी में हुआ है। ठीक है, अगर सेम सिटी में ही हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑफिस चेंज किए जाते हैं। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में थे, आपका डेपुटेशन किसी और ऑफिस में कर दिया गया है। ठीक है, वो अलग बात है कि वो जो है आपका पैसा सैलरी जो कंसोलिडेट फंड से उसमें आ रही है नहीं आ रही है, तो वो उससे डिसाइड होगा डेपुटेशन या फॉर अलाउंस से ही है। लेकिन इसमें क्या है, सैलरी कैसे डिसाइड होगी, तो इसमें जो है सेम सिटी में अगर आपका जो है फॉरेन सर्विस है या फिर कुछ भी या फिर अदर सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो सेम सिटी में अगर है तो 5% आपको बेसिक पे का मिलेगा अलग से। डेपुटेशन अलाउंसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 5% ऑफ बेसिक पे मिलेगा जो कि मैक्सिमम 5625 हो सकता है। और अगर आप किसी अदर सिटीज़ में हैं तो आपको बेसिक पे का 10% अलग से मिलेगा। ठीक है, और जिसको कि 11,250 हो सकता है। लेकिन अब इसके रेट जो है 25% जो है इंक्रीज हो चुके हैं, तो अब 5625 में और 11,250 में 25% ऐड करके जो है आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पे कैसे उसकी काउंट होगी, पे किस तरीके से डिसाइड होती है। तो पे डिसाइड करने के भी 2 तरीके हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो पेरेंट जो कैडर है उसकी पोस्ट ले ले, या फिर जो डेपुटेशन वाला डिपार्टमेंट है एक्स कैडर उसकी वो पोस्ट ले ले। ठीक है, तो इसमें पेरेंट डिपार्टमेंट की अगर मान लीजिए वो सैलरी लेता है तो उसमें उसको क्या मिलेगी, पेरेंट डिपार्टमेंट की तो सैलरी मिल जाती है, इसके अलावा उसे जो है डेपुटेशन अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, डेपुटेशन अलाउंस, हाँ हमने इसकी बात की। ठीक है, तो ये तो हो गया पेरेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि नहीं यहाँ मुझे नुकसान रहेगा, डेपुटेशन जहाँ मेरा हुआ है फॉरेन सर्विस है यहाँ, वहाँ अगर मुझे फ़ायदा है तो तो वो वहाँ की सैलरी ले लेता है। ठीक है, तो वो वहाँ की सैलरी लेगा, उसे लगेगा वहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा है तो वो वहाँ की सैलरी के लिए जो है काउंट मतलब जो चूज़ कर सकता है। यह इसको क्या होता है कि जैसे पेरेंट अगर ये वाला ये चूज़ करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो पेरेंट डिपार्टमेंट के जो पे है उसमें एक नोशनल इंक्रीमेंट देकर इसे जो है फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर और याद रखेंगे कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट का अगर उसने चूज़ किया है तो इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखने वाली बात है आपके लिए कि जो टोटल उसका जो पे है वो किसी भी हाल में 2,25,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिला के। और अगर मान लीजिए डॉक्टर मतलब कोई डॉक्टर वगैरह है जिसे एनपीए भी मिल रहा है, अगर हम इसमें एनपीए भी ऐड कर दें, एनपी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो 20% मिलता है बेसिक पे का, हमने बात कर रखी है इसके बारे में, तो जो है ये जो 2,37,500 इससे ज़्यादा जो है नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब सैलरी प्लस डेपुटेशन अलाउंसेस 2,25,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्स लिमिट है। और सैलरी प्लस डेपुटेशन अलाउंसेस प्लस एनपीए ये 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होगा, ये मैक्स लिमिट है। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में अब बात आती है, और भी इसमें कई कंडीशंस हैं, आपको यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, और उसको कहीं जाना है, मान लीजिए इंटरनेशनल बॉडीज़ में उसको जाना,
उसे जो इंटरनेशनल बॉडी या फिर जैसे यूनाइटेड जो यूनियंस होती हैं उनमें काम करने का मौका मिला, जैसे यूनाइटेड नेशंस, IMF, कॉमनवेल्थ में, ठीक है, 3 ईयर्स एंड अब के लिए। तो उसके लिए उसके पास भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सेंड करेगा गवर्नमेंट को, तभी उसका जो वो टाइम जो है जो उसने मतलब IMF है, UN, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ में उसने जो है टाइम कंज्यूम किया है, वो टाइम जो है उसे का काउंट हो जाएगा पेरेंट डिपार्टमेंट में पेंशन के लिए, ठीक है। या अगर वो ऐसा ना करना चाहे तो वो उस कॉन्ट्रीब्यूशन को बंद भी कर सकता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो है उसकी रिटायरमेंट स्कीम का क्या फ़ायदा उठा सकता है, वो रिटायरमेंट स्कीम ले सकता है, और जो उसके टाइम जो है ये जो टाइम पीरियड था वो काउंट नहीं होगा पेंशन कैलकुलेशन में, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा रहा है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका वगैरह, ठीक है, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है जो कि विकासशील देश हैं, तो इसमें क्या है, मतलब गवर्नमेंट के लिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है इस कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही होगा, ठीक है। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन सेंड टू डिपार्टमेंट, तो उस समय जो है डिपार्टमेंट के लिए जो मतलब पेंशन के लिए जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। और फॉरेन गवर्नमेंट अगर कोई ग्रेच्युटी वगैरह दे रही है उसके लिए, तो वो जो है अपने पास रख सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये तो इसमें बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्या मैक्सिमम एज लिमिट क्या है डेपुटेशन की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेवल 14 होता है, लेवल 14 एंड अब के लिए 58 ईयर्स जो है लास्ट एज होती है जब तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं डेपुटेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा लेवल 14 जो है वो मतलब लेवल 14 से बिलो, ठीक है, लेवल 14 से बिलो मतलब 14 एंड अब 58 ईयर्स, एट 14 से बिलो जो 13A या 13 तक, मतलब जो है 13A तक हम कह सकते हैं कि 13A के बाद 14 आता है, तो उसके लिए जो होती है 56 ईयर्स रहती है मैक्सिमम ये एज है। अब तक जो है अप्लाई किया जा सकता है, फॉरेन सर्विस के लिए जाते हैं, डेपुटेशन के लिए जाते हैं, तो इस एज में डिपार्टमेंट जो है भेज सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है अप्लाई करने का भी कोई चांस नहीं बचता है। एक चीज़ में समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मतलब डेपुटेशन के जब डेपुटेशन पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, डेपुटेशन पर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसके लिए क्या मिला है, MACP, ठीक है, MACP मिला, या फिर उसे जो है NFSG मिल गया, जिसे बोलते हैं नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की हुई है। मतलब उससे क्या है, जो कि 10 साल बाद MACP मिलता है, NFSG मिलता है, ये अगर उसके लिए मिला है तो उसके मिलने के बाद में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का पे किस तरीके से फिक्स हो सकता है, तो ये आप देखिएगा। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं, जैसे लेवल 13A तक की हम बात कर रहे हैं, लेवल 13A तक का, ठीक है, लेवल 13A तक का अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो उसका जो बढ़ा हुआ सैलरी है, ठीक है, जो इंक्रीज हुआ सैलरी है, ठीक है, यहाँ पर अगर उसे मतलब MACP मिल गया है तो उसकी इंक्रीज सैलरी जो है, इंक्रीज सैलरी को वो चूज़ करता है कि मैं इंक्रीज वाली सैलरी लूँगा। लेकिन यहाँ पर उसे जो अलाउंसेस जो था, डेपुटेशन अलाउंसेस जो था, ये जो काउंट होगा ये इंक्रीज सैलरी पर काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये ओल्ड वाली सैलरी पर ही काउंट होता रहेगा जब तक, ठीक है। और अगर इसमें जो है हालांकि इसमें जो है 3% का इंक्रीमेंट जो हर साल मिलता है, जो कि मतलब 3% का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को हर साल मिलता है, वो इसमें जो है उसी अनुसार जो मिलता रहेगा, और उसके बाद जो डेपुटेशन अलाउंस है उस पर काउंट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट MACP वाले उस पर काउंट नहीं होगा, ठीक है। MACP मिलने के बाद जो पे स्ट्रक्चर उसका बदल जाएगा, ऊपर वाला लेवल हो जाएगा, उस पर काउंट नहीं होगा। लेकिन लेवल जो है 14 या फिर उससे अबव लेवल जो है, उससे ऊपर का जो लेवल है, तो उसमें जो है उसके लिए चॉइस मिलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ठीक है। उसे चॉइस मिलेगी कि वो या तो वो लेवल 14 का, ठीक है, लेवल 14 का जो है सैलरी ले ले, लेवल 14 का सैलरी ले ले, या अगर मान लीजिए ये मतलब नहीं लेना चाहें, मतलब MACP मिलने के बाद जो लेवल 14 का एक अमाउंट ज़्यादा आएगा, मान लीजिए वो लेना नहीं चाहे, तो वो ओल्ड वाली सैलरी लेता रहे जो मिल रही थी, और जो है डेपुटेशन, ठीक है, जो अलाउंसेस है वो लेता रहे, ठीक है। तो इसके पास जो है इसमें चॉइस मिलेगी, ठीक है। जब इसमें ही एक होता है नेक्स्ट बिलो रूल, ठीक है, नेक्स्ट बिलो रूल होता है, ठीक है, नेक्स्ट बिलो रूल होता है। देखिए ये क्या है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है पेरेंट डिपार्टमेंट परफॉर्मा जब प्रमोशन मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पेरेंट डिपार्टमेंट जो है, मतलब पेरेंट डिपार्टमेंट उसको पुराना जो डिपार्टमेंट है उसे उसमें प्रमोशन मिल गया। गवर्नमेंट सर्वेंट तो इस समय बाहर है, ठीक है, डेपुटेशन पर है, लेकिन पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर उसको क्या मिल गया, प्रमोशन उसके लिए मिल गया, ठीक है, पेरेंट डिपार्टमेंट में। तो इस कंडीशन में उसका जो पे फिक्स किस तरीके से रहता है वो देखिएगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लेवल 13A तक का देखेंगे, टिल लेवल 13A, ठीक है। तो यहाँ भी इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको जो है उसकी जो सैलरी है वो जो मतलब बाहर जो डिपार्टमेंट में सैलरी ले रहा है, डेपुटेशन वाले डिपार्टमेंट में वो सैलरी लेता रहेगा, और उससे जो है डेपुटेशन अलाउंसेस भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो सैलरी वो डेपुटेशन वाले डिपार्टमेंट में एक्सकट में ले रहा था, यहाँ पर इस सैलरी से ये सैलरी पेरेंट डिपार्टमेंट वाली सैलरी जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
ये सैलरी जो है यहाँ से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जो है ऑप्शन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चूज़ करे, ठीक है, कि वो कहाँ का जो है पेमेंट लेना चाहता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन जो है यहाँ पर रहेगी, इसे भी आप याद रखें। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अगर जैसे डेपुटेशन पर जाता है, और तो उस कंडीशन में क्या रहता है, एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो उसका पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो डेपुटेशन जिस डिपार्टमेंट में गया है वहाँ इसका जो मतलब पे का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कैसे फिर उसका पे फिक्स किया जाएगा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ अलग पे मैट्रिक्स फॉलो है, यहाँ अलग है, ठीक है, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, उस पेरेंट डिपार्टमेंट में जो उसका बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे के अलावा जो उसका डीए है, ठीक है, या कोई अलग से उससे जो है एडिशनल डीए वगैरह सब कुछ को जोड़कर जो है उसका एक अमाउंट निकाला जाएगा, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट निकाला जाएगा। अब क्या होगा, अब इसकी में जो है जो उसका न्यू डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है उसमें उसका जो है बेसिक पे प्लस डीए इसको मिलाकर जो है इसके बराबर जो अमाउंट जो आएगा, इस अमाउंट को जो है इससे चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका जो अमाउंट है ये इससे मैच नहीं कर रहा है न्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो क्या होगा फिर इस कंडीशन में, तो जो है नेक्स्ट वाले में मतलब या तो बिल्कुल बराबर बैठ जाए, बराबर नहीं बैठेगा तो फिर जो है इससे भी जो नेक्स्ट वाला उनका जो भी मतलब पे वगैरह रहेगा, सेल मतलब जिस तरीके से वो फिक्स करते हैं तो उसमें जो है उसका पे फिक्स कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वाले सेल वगैरह भी फिर नेक्स्ट हायर स्टेज जो है उनका उसमें फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है इस मतलब ऐसी सिचुएशन में भी पे फिक्स इस तरीके से किया जाता है। अगर मान लीजिए इसमें और इस मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पर है, ठीक है, और डेपुटेशन के लिए जो मतलब डेपुटेशन डिपार्टमेंट है वो उसके लिए मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा लगा और वो उसे जो है प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट तो डेपुटेशन पर आया हुआ है, तो जो डेपुटेशन वाला डिपार्टमेंट इसे प्रमोट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पेरेंट डिपार्टमेंट से प्रीवियर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है उससे प्रीवियर पहले का जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की पोस्ट जो है डेपुटेशन वाले डिपार्टमेंट में मतलब बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो प्रीवियर अप्रूवल बहुत ज़्यादा जरूरी है पेरेंट डिपार्टमेंट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे मान लीजिए क्या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है डेपुटेशन पर गया हुआ है, ठीक है, और डेपुटेशन पर वहाँ पर जो है ये यहाँ पर उसने पे फिक्स मतलब पे जो है यहाँ की चूज़ करी हुई है वो सैलरी यहाँ से उठा रहा है, लेकिन सैलरी उठाते मतलब यहाँ पर काम कर रहा है, काम करते करते गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पे है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट का जो वो मैक्सिमम सीलिंग उसका मतलब जो है अधिकतम उसका वेतन पहुँच गया, मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट उसका पहुंच गया, ठीक है, मतलब जैसे पे स्ट्रक्चर मान लीजिए यही जो 7 पे मैट्रिक्स है तो लास्ट सेल में उसका पहुंच गया, उसके बाद जो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, लास्ट में पहुंच गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, इस कंडीशन में पहुंचने के बाद, ठीक है, तो उसका पे तो बढ़ेगा नहीं, तो विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ या याद रखिए विद इन 6 मंथ उसको जो है रिवर्ट कर दिया जाएगा अपने, ठीक है, रिवर्ट कर दिया जाएगा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है कि जब लास्ट बिल्कुल मैक्सिमम सीलिंग जो को पार कर देता है अगर पे, तो उसमें जो है 6 महीने के भीतर जो है उसे अपने जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसमें उसे रिवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा इसमें जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेरेंट डिपार्टमेंट की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, पेरेंट डिपार्टमेंट में उसका जो है बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे, इसके अलावा उसका एक नोशनल जो इंक्रीमेंट दिया उसे भी काउंट किया, ठीक है, नोशनल इंक्रीमेंट प्लस डीए, ठीक है, और प्लस इसके अलावा जैसे जो अलाउंस वगैरह जो मिलता है डेपुटेशन अलाउंस, इन सबको जोड़कर जो है जो इसका पे जो निकल कर आ रहा है, ठीक है, पे जो निकल कर आ रहा है। अब इसका मान लीजिए जैसे ये जो पे आया, अब डेपुटेशन पे वो गया, डेपुटेशन पे जो उसको जिस लेवल पे वो जा रहा है, यहाँ भी एक इसका लेवल होता है, जैसे लेवल 7 पे जाएगा 6 पे जाएगा वो मतलब डिसाइड होता है पहले, तो वहाँ पर मान लीजिए लेवल 7 पर जा रहा है और लेवल 7 का लास्ट है 1,42,400 रुपये, और इससे अगर ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो पेरेंट डिपार्टमेंट का पे जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसका डेपुटेशन पर बैन लगा दी जाता है, ठीक है, उसको लिए फिर जो है डेपुटेशन पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पे है अगर ये जो डेपुटेशन वाले जिस पद पर वो गया है उसके हाईएस्ट अगर मैक्सिमम पे से ज़्यादा अगर पेरेंट डिपार्टमेंट का ये वाला पे बन रहा है तो फिर उसको जो है डेपुटेशन पर नहीं भेजा जाएगा। अब जब पेरेंट डिपार्टमेंट में देखिएगा, अब जब मान लीजिए लास्ट में जब पेरेंट डिपार्टमेंट में जब पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी, तो पेंशन की कैलकुलेशन कब की जाती है, पेंशन की कैलकुलेशन जब की जाएगी तो उसमें जो है डेपुटेशन जो मतलब जो उसने डेपुटेशन अलाउंसेस जो लिया है डिपार्टमेंट में, इसको एमेंडमेंट्स में नहीं जोड़ा जाएगा। आपको मैंने बताया था कि पेंशन और जब ग्रेच्युटी वगैरह की जब कैलकुलेशन की जाती है तो जो पेंशन को जो बेसिक पे और ग्रेच्युटी में जो है बेसिक पे प्लस डीए को काउंट किया जाता है, तो उस कंडीशन में कहीं उसमें क्वेश्चन आता है कि डेपुटेशन अलाउंसेस को भी ऐड किया जाएगा, तो नहीं, उसने डेपुटेशन अलाउंसेस जो लिया है वो अलग से लिया गया है, उस समय वो जो है डेपुटेशन पर था, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन करते समय सिर्फ बेसिक पे के लिए जोड़ा जाएगा और क्या उसके लिए ग्रेच्युटी के लिए सिर्फ जो बेसिक और डीए के लिए काउंट किया जाएगा, मतलब उसे डेपुटेशन अलाउंसेस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, ये आप यहाँ पर याद।
और अगर मान लीजिए जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, वो अगर पहले अगर बुलाना चाहता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, बिफोर मतलब डेपुटेशन टाइमिंग, जो उसका डेपुटेशन टाइम पीरियड है उससे अगर पहले अपने डिपार्टमेंट में बुलाना चाहता है, ठीक है, तो पेरेंट डिपार्टमेंट को जो है 3 मंथ एडवांस, ठीक है, 3 मंथ, आप ये याद रखेंगे, टाइम पीरियड से क्वेश्चन बनता है, 3 मंथ एडवांस जो है नोटिस देना होगा, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को, तो ही वो जो है इस तरीके से बुला सकते हैं। पहले मान लीजिए डेपुटेशन उसका हुआ है, उस टाइम पीरियड से पहले अगर पेरेंट डिपार्टमेंट बुलाना चाहता है तो बुला सकता है, लेकिन उसके लिए 3 मंथ पहले एडवांस नोटिस देना होगा। अगला पॉइंट ये है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होते हैं, CPSE सेंट्रल CPSE एंटरप्राइजेज, तो इनमें जो है डेपुटेशन पर गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है डेपुटेशन पर बिल्कुल भी मतलब रोक लगी हुई है, ठीक है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए डेपुटेशन पर जाना चाहता है इसमें, ठीक है, इनमें PSCs वगैरह में, तो उसको जो है फिर अब यहाँ से नौकरी छोड़कर गवर्नमेंट सर्वेंट से डायरेक्ट उसमें एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, ठीक है, इमीडिएट एब्जॉर्प्शन, मतलब इस सर्विस में मतलब पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा PSU वाली सर्विस में। तो इसमें डायरेक्ट जो है यहाँ से जो है मतलब रिजिग्नेशन देकर इस कंपनी में जो भी PSU में है, जो भी इस डिपार्टमेंट में, उसमें जो है डायरेक्ट इमीडिएट ऑब्जर्व होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन क्या है, CEO जो होते हैं कंपनी के, जो CEO या फिर कोई रीजनल हेड वगैरह के साथ जो है लगातार उसमें वो लोग जाते हैं, तो उनके लिए जो है 3 साल के लिए जा सकते हैं, 3 ईयर्स के लिए जो है एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आपस में भी CEO वगैरह PSU से PSU जाते हैं तो उस कंडीशन में भी उन्हें 3 ईयर्स का जो है मतलब रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी तरीके का और रिलैक्सेशन चाहिए, तो फिर अगर मान लीजिए कोई किसी तरीके का और रिलैक्सेशन चाहिए, तो इस कंडीशन में जो है इससे मतलब रिलैक्सेशन मांगना होगा, तो आप नाम याद रखें, DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे फॉरेन सर्विस में जो है सैलरी कहाँ से आती है, विदाउट कंसोलिडेटेड फंड से आती है, ठीक है। फॉरेन सर्विस में सैलरी विदाउट कंसोलिडेटेड फंड से आती है, ठीक है, विदाउट कंसोलिडेटेड फंड से आती है। इसके अलावा लीप सैलरी कंट्रीब्यूशन, मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ, लीप सैलरी कंट्रीब्यूशन आप याद रखेंगे 11%, ठीक है। OPS जो है OPS पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, OPS जो कंट्रीब्यूशन था 18%, NPS जो कंट्रीब्यूशन है वो है 28%, ठीक है। और जो नॉर्मल अगर डेपुटेशन का वो पूछा जाए, नॉर्मल अगर डेपुटेशन अलाउंसेस, अगर वो नॉर्मल डेपुटेशन टाइम जो पूछा जाए तो 5 ईयर्स। जैसे डेपुटेशन अलाउंसेस की अगर बात आ जाती है, ठीक है, डेपुटेशन, अब हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, डेपुटेशन अलाउंसेस की अगर बात आ जाती है तो आपको पता है सेम स्टेशन पर क्या था, 5%, ठीक है, और अदर स्टेशन पर कितना था, 10%, ठीक है। एज लिमिट से क्वेश्चन आ जाता है, तो लेवल 14 एंड अबव के लिए कितना था, 58, एंड लेवल 14 से बिलो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो था कितना था, 56 ईयर था, ठीक है। ओवर स्टेल पेनल्टी थी, जैसे इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगेगा, और रिसिप्ट शूटिंग हो सकती है। कूलिंग पीरियड पूरा सकता है, कूलिंग पीरियड जो होता है 3 ईयर्स होता है, ठीक है। और 3 ईयर्स हमने बताया था JS लेवल के लिए, JS इन ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह के लिए कितना बताया था, 1 साल, ठीक है, 1 ईयर बताया था, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपने जो है उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं वो मतलब नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनेंगे, कुछ 1-2 चैप्टर रहेगा उसको भी मैं कवर कर दूंगा। बाकी मेरी जो पुरानी वीडियो अपलोड है वो भी देखते रहिएगा और ये भी देखते रहिएगा, काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। और लास्ट टाइम पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो बुक है स्वामीज़ वाली, उसको बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा, हर पॉइंट को उसको समझ के पढ़िएगा। और दूसरी चीज़ जो MCQ वाली बुक है, मैं अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मिलेगा वैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा, इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कुछ इसमें जो है अगर आपको और ऐसे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।